नमस्कार, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। मैं सुशील बंसल। आज दास्तान ज़िंदगी में हमारे बीच हैं 75 वर्षीय, अगर मैं युवा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लंबे अनुभव के साथ मास्टर हरबंस जी सेठी, जो कि अरोड़ों दिग्गज तो हैं ही, साथ में वरिष्ठ नागरिक परिषद के प्रधान, वे सिविल पेंशनर्स के प्रधान हैं एसोसिएशन के, और जन सेवा में वो अपना एक मुकाम रखते हैं। चाहे बुज़ुर्गों की बात हो, चाहे गली मोहल्ले की समस्या हो, समाज की हो, एक लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी है प्रत्येक समस्या के लिए। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि 1947 से लेकर आज तक उन्होंने अपने जीवन में, समाज में और किस किस जिस संघ से जुड़े हुए हैं उनमें क्या उन्होंने बदलाव देखा। हरबंस सेठी जी, आपका जनादेश टाइम टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया। सेठी जी, आपका जन्म, आपकी शिक्षा और आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरा जन्म जवाहर चौक फतेहाबाद का है, 15/9/1947, और हम 6 भाई 2 बहनें, और माता पिता मेरे साथ ही रहे हैं इस जवाहर चौक के मकान में। मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये मकान बनाया है। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत संघर्षरत रहा है, क्योंकि मैंने 6ठी से लेकर BA तक 8 साल तक मैंने हल भी चलाया है स्वयं, यानी कि एज ए टेनेंट हम रहे हैं। मेरी प्राइमरी की जो शिक्षा है वो ओल्ड तहसील जो है, पुरानी तहसील, उसमें प्राइमरी स्कूल नंबर 1 पहली से 4थी तक। उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो हमारे टाइम में जो था वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल था, राजकीय विद्यालय नहीं था। उसको कमेटी जो थी नगर परिषद वो मेंटेन करती थी। तो 1958 के अंदर वो राजकीय उच्च विद्यालय की स्थापना हुई इसी बिल्डिंग के अंदर। वहाँ मैं 5वीं से लेकर हायर सेकेंडरी तक छात्र रहा हूँ, और 1966 में मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद कॉलेज न होने के कारण मैंने 69 के अंदर दैन कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैंने 1/10/69 को अपनी सेवाएं आरंभ कर दी गर्ल्स स्कूल के अंदर। उस समय गर्ल्स स्कूल का जो स्टेटस था वो हाई एंड बेसिक था, यानी कि JBT भी थी, और मिसिस मलिक उसकी मुख्य अध्यापिका थी। उसके बाद मैं 72 के बाद मैं BEd करने चला गया। 70 में शादी हुई, BEd भी मुझे मिसिस ने ही करवाई। उसके बाद 2 मैंने MA किए हैं, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की, और विभिन्न विपदों पर मैंने कार्य किया है, यानी कि 1/10/69 से लेकर 30/9/2005 तक 5 पद रहे हैं मेरे, क्लर्क, मास्टर, सुपरवाइज़र, उसके बाद SS मास्टर, फिर मैं जो है लेक्चर प्रमोट हुआ। उसके बाद APC भी रहा 2002 से 2005 तक, यानी कि इस जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वर्तमान में, उसका स्टेटस जब मैं छात्र था तो उस टाइम हायर सेकेंडरी का था स्टेटस, और ये 1985 में सीनियर सेकेंडरी बना है। तो यहाँ मैं काफ़ी सेवाएं दी, और रिटायरमेंट भी मेरी एज ए गेस्टेड ऑफिसर फतेहाबाद से हुई है। ऑन डेपुटेशन में APC भी रहा हूँ। आपके परिवार में कितने बच्चे हैं और वो कहाँ कहाँ सेटल हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। चारों जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दोनों लड़कियां गर्ल्स स्कूल के अंदर मिसिस सेठी के विद्यार्थी रही, छात्र रही हैं, पढ़ती रही हैं। दोनों लड़के मेरे पास बॉयज़ स्कूल के अंदर ही मेरे विद्यार्थी रहे हैं, बच्चे मैं ही पढ़ाता रहा उनको। उसके बाद बड़ी लड़की की मैंने शादी कर दी पंचकुला। अब वो जो है दामाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, CISM में क्लास 1 ऑफिसर है, ट्रांसफरल पोस्ट है ऑल इंडिया। रिटायरमेंट के बाद उसने मुझे बहुत घुमाया है, बाई एयर भी यात्रा उन्हीं के होते हुए की है मैंने, गोवा तक। और छोटी लड़की वो मैथमेटिक्स की लेक्चरर रही है CM के गर्ल्स कॉलेज सरसा में,
दामाद बायोलॉजी का लेक्चरर है वर्तमान में, और बड़ा बेटा 96 से लेके 2005 तक तो रहा है पोंटा साहब रणबैक्सी में। अब वो आजकल एलकम में है। 2005 से 2021 वर्तमान जो है वो एलकम में है बद्दी। दोनों ने अपने फ्लैट ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को प्रॉब्लम किसी बेटे से और किसी बेटी से। सभी इंजॉय कर रहे हैं, हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये ठान लिया कि समाज सेवा करनी है। जहाँ तक कई बार क्या कर रहा है? छोटा बेटा जो है वो रीजनल मैनेजर है इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़, उसका हेडक्वार्टर है। वो वीकली मंथली जब भी उसका टूर लगता है वो फतेहाबाद में हमें ज़रूर मिल के जाता है। सेठी जी, आपने आज़ादी 1947 में आपका जन्म हुआ और आज आप 75 वर्ष के हो गए। इन 75 वर्षों में आज फतेहाबाद कैसा है और 1960 के दशक में, क्योंकि जब आप लगभग 15-16 साल के थे, उस समय के और आज के फतेहाबाद में आप क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई फतेहाबाद की। 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भी आज तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई ओल्ड एज होम या डे केयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1960 के दशक में और आज ये लगभग 80 आप लगा लीजिए कि 60 साल हो गए। 60 साल में आप फतेहाबाद में बहुत तरक्की नहीं देखते? मैं तरक्की नहीं देखता। सब डिवीजन होता, डिस्ट्रिक्ट बन गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है यहाँ कोई भी ना कोई एजुकेशन कॉलेज का है, ना कोई मेडिकल की व्यवस्था है, कोई मेडिकल कॉलेज है। जब कभी बात होती है सरकार से तो वो कहते हैं जी भट्ठू है, रतिया है। बात जिला मुख्यालय की है। फतेहाबाद में क्या है? ना मेडिकल कॉलेज, ना शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ हॉस्पिटल जो है 1982 तक रहा है, जहाँ सिटी थाना है। उसके बाद मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गया। 1962 में जो है वो मॉडल टाउन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। आज तक मॉडल टाउन के भी प्लाट काफ़ी खाली पड़े हैं। और पपैया एक पार्क बनाया गया, उसकी देखरेख के लिए भी हम उपायुक्त महोदय से मिलते रहते हैं, लेकिन उसके भी कोई इतनी डेवलपमेंट वाली बात नहीं है। यानी कि फैसिलिटी जो है फतेहाबाद में वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फैला तो बहुत है। फैला बहुत है, आबादी के हिसाब से फैला है, लेकिन जो है उतना विकास नहीं है। तो इस विकास के पीछे आप क्या कमी मानते? कि यहाँ का कोई धनी नहीं रहा। पॉलिटिकल एमएलए जो रहे हैं उनमें से एक गोविंद राय बत्रा जी रहे हैं, जो दाकड़ एमएलए थे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। क्योंकि 1972 में मैंने इलेक्शन ड्यूटी दी हुई है, उनके साथ फुटबॉल भी मैंने खेला हुआ है पोखराम जी गुदारा के साथ। और यहाँ इलेक्शन जो टफ कंपटीशन होते रहे, हमने तो घोड़े भी देखे हुए हैं यहाँ इलेक्शन के टाइम में, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से। तो यानी कि जितने भी एमएलए आए हैं किसी ने कोई वो फतेहाबाद का ध्यान नहीं दिया। चाहे हम कितनी बार मिलते रहे उनसे भी, यहाँ ये इस बात की कमी है, इस बात की कमी है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। राजनीति के हिसाब से फतेहाबाद का कोई धनी नहीं है। आप पिछले 75 वर्षों से फतेहाबाद रह रहे हैं। आज़ादी के समय आपका जन्म हुआ, तो आपके बुजुर्गों ने जब बंटवारा हुआ तो ये बताया कि फतेहाबाद में भी बंटवारे के समय बहुत लोगों की हत्याएं हुई या आराम से चले गए लोग इधर उधर? हुई। हमारे पड़ोस में मुस्लिम समाज था। ये बत्रा जी जहाँ रहे हैं इस गली के अंदर ही, जिसमें अब हम रह रहे हैं, गोविंद राय बत्रा जी का भी इसी गली के अंदर मकान था। विजय चौधरी बैठा है, उसके फादर का भी ये साथ में बड़ा मकान है अब भी। तो शरद बत्रा जी अब हैं वर्तमान में, जिन्होंने आशीर्वाद वो खोला है, वो क्या नाम उसका, आशीर्वाद पैलेस। आशीर्वाद पैलेस। तो वो इसी मकान के अंदर थे उस टाइम जब 82-83 में इनकी डेथ हुई। उस टाइम मैं वहाँ डानेश्वर हेडमास्टर था। तो सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत चलती थी, यार पाल के कारण जो टुहाने वाले एमएलए थे। बाकी जितने भी चाहे चौधरी लीला कृष्ण जी हैं, हाँ वाल साईं मैं फ़ोन कर देता है, ये उनकी भाषा होती थी। आगे तुम्हारी यही स्वतंत्रबाला के टाइम में रही है, सेठ साहब मैंने फ़ोन तो कर देता है। वो अपने रिश्तेदारों को तो एडजस्ट कराते रहे हैं,
सर्विस के दौरान या और कोई काम है, बाकी उन्होंने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तो ये कहूँगा। आज़ादी के वक्त फतेहाबाद एक ऊंचाई पर टीले में स्थित था, हाँ जी। या और भी शहर था उस समय? आज़ादी से पहले की बात है कि यहाँ 2 गेट होते थे, एक तो गुरुद्वारे के पास बंद हो जाता था, एक जो हम जिसको बोलते हैं व्यास लूथरे वाली जो है ना, रतिया गेट, वहाँ। तो उसके बाद ये गेट तो हटा दिए गए, आगे ये बाज़ार थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, अब ये बाज़ार उजड़ा हुआ है। यानी कि पुराना मेन बाजार, ओल्ड बाज़ार जो है ना, उसमें कोई काम धंधा नहीं है, गरीब गुजारे वाली बात है। थाना रोड जवाहर चौक से लेके जो फुआरा चौक तक मेन ये है बाज़ार। इससे बड़े बाज़ार तो रतिया के अंदर है। अब कपड़े की मार्केट ले लो, यहाँ क्या कपड़ा, सारा जो माजरा के अंदर जितना कपड़ा है वो फतेहाबाद में भी नहीं है, सारी दुकानों पे। एक थाराराम मशहूर है हलवाई के नाम से, बस बाकी कोई किसी का बिजनेस नहीं है। सुबह आते हैं, शाम तक कई ऐसे दुकानदार हैं जिनकी बोनी भी नहीं होती। क्यों कि 2 साल हो गए कोरोना लेके बैठ चुका है। आपके परिवार का प्रारंभिक बिजनेस क्या रहा है, व्यवसाय क्या रहा है? हमारा कोई बिजनेस नहीं रहा। फादर हमारे चक्की पे काम करते थे और 60 रुपये उनको मिलता था। उस 60 रुपये के अंदर 6 भाई 2 बहनें 8 और माँ बाप 10 आदमियों का गुजारा हुआ है 60 रुपये के अंदर। उस समय 60 रुपये में 10 आदमियों का होता था, और अब 60,000 में भी 2 आदमियों का नहीं होता। इसका क्या? 60,000 में तो होता है, अब हमारा 2 आदमियों का 30,000 का खर्चा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना भी उस समय 60 रुपये में 10 आदमी। मैं इस बात पे आता हूँ, लोग कहते हैं कि सोना जो है बहुत महंगा है, मैं कहता हूँ सस्ता है। कहते कैसे? मैंने जब स्टार्ट की थी नौकरी उस समय 216 रुपये मिलते थे केवल, वो भी 2 एडवांस इंक्रीमेंट। किस बात की कि मैं ग्रेजुएट था, वैसे 208 मिलने थे, वो 5-5 रुपये की इंक्रीमेंट मिलने के कारण 216। उस समय जब मेरी शादी हुई 200 रुपये सोना था तोड़ा 12 मासे का 1970 में। और आज अगर वो हम 60,000 भी मान लें तो जो सैलरी है वो लाख से ऊपर ले रहा है हर आदमी, तो 40,000 बचते हैं तोला सोने लेने के बाद। महंगा कहाँ से हुआ? पेट्रोल मैंने 3 रुपये 79 पैसे में डलवाया हुआ है, टैंकी फुल कराई हुई है 79 में। अब पेट्रोल देख लो 100 क्रॉस किया हुआ है। 3 रुपये में आपने टैंकी फुल, आज 103 रुपये लीटर है। आज 103 रुपये लीटर है, मैं बता रहा हूँ। मैंने 79 में फतेहाबाद में पहला स्कूटर मैंने प्रिया लिया था, उसके बाद बजाज सुपर भी रहा है, हीरो होंडा भी रहा है, फिर मैंने गाड़ी ली। एरवा मैं स्कूल के अंदर गाड़ी पे जाता आता रहा हूँ, दोनों मियाँ बीवी जब वहाँ पोस्टिंग थी। रिटायरमेंट के बाद मैंने नई गाड़ी ले ली, नया मकान बना लिया। सेठी जी, हमारे तरक्की करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पुराना ज़माना याद आता है, उसको देख के हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और वाहिगुरु की मेहर है कि जब से रिटायर हुए हैं गुरुद्वारा हम दिल्ली जाते आते हैं, अमृतसर भी सारे गुरुद्वारे हमने घूमे हुए हैं। और उसके बाद वाहिगुरु ने आदेश दिए हैं कि बेटा सेवा करता जा और 125 साल तने करनी है। आपने मनराम गुदारा, चौधरी हरफूल सिंह जी, हरमिंदर सिंह जी, गोविंद राय बत्रा जी और वर्तमान में दूड़ाराम जी, प्रहलाद सिंह जी, इन सब विधायकों की राजनीति देखी है। 1960 के दशक में और आज की राजनीति में आप क्या फ़र्क मानते हैं? फ़र्क क्या बताऊं मैं, किया तो किसी ने कुछ है नहीं ना। कोई चौधरी उसमें मणिराम गुदारा जी ने एक कॉलेज खुलवा दिया था। पोकराम जी गुदारा जो रहे हैं उस टाइम मेरी काउंटिंग में भी ड्यूटी लगी थी, फुटबॉल खेला करते, मैंने तो देखा नहीं उसके राज में कुछ हुआ हो। चौधरी बलवान सिंह रहा है 5 साल। चौधरी प्रहलाद सिंह के टाइम में कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि काफ़ी सरकार से पैसा आया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी हर साल उन्होंने लाख 2-2 लाख रुपए की ग्रांट दी है। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है 2014 से आज तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 पैसा भी नहीं आया।
अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वो हम अपनी तरफ से मनाते हैं, जबकि सरकार की ड्यूटी है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाना। एक बार हुड्डा सरकार में आया था, वैसे उस टाइम डॉक्टर जे.के. वीर एसडीएम थे, उन्होंने 50,000 में दे के वो हमारा वो मनाया था अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। उसके बाद चौधरी प्रहलाद सिंह जी ने तो हमारी मदद की है, यानी कि पानी का भी उसी की देन है फतेहाबाद को, सड़कों की भी। उसके 5-7 साल के अंदर जो टेन्योर रहा है उसका अच्छा रहा है। बाकी पहले भी चौधरी दूड़ाराम रहे हैं तो मैंने तो कुछ देखा नहीं, और अब भी 2 साल हो गए, आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी का कोई काम हुआ हो या शहर की कोई तरक्की हुई हो। क्यों, आपको पता है रोडबंद धर्मशाला का डिस्प्यूट कब से चल रहा है, 2-3 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या है, 0। तो ये भाजपा की वर्तमान सकरार जिसमें ये अपने चौधरी दूड़ाराम जी एमएलए हैं, ये स्टैंड नहीं ले सकते या चलती नहीं, मुझे पता नहीं है। पिछले 75 वर्षों में फतेहाबाद में पेयजल की, बहुत ज़्यादा मेडिकल की सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाओं की कमी रही है। इसे आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? बढ़ती जनसंख्या, राजनेता या भ्रष्ट सारा प्रशासन? राजनेता हैं जी, टोटली राजनेता हैं। वो अगर प्रयास करते तो यहाँ कॉलेज भी शिक्षा का हो सकता था। पानी का तो मैंने बता दिया आपको भी, चौधरी प्रहलाद सिंह के टाइम में नहरी सप्लाई हो गई सारी, बहुत अच्छे काम किया उन्होंने। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कोई हम लिख के देते हैं विधानसभा में सवाल उठता है, फतेहाबाद में ना मेडिकल कॉलेज है और ना ही आज तक उनका कोई इंटरेस्ट है। कोई डे केयर के लिए हम 2004 से प्रयास कर रहे हैं। ओल्ड एज होम के लिए पहले प्रधान जो थे बलवंत सिंह सेठी थे, और 17 साल हो गए मैं फाइट करते हुए। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए वो जगह नहीं मिल सकी। हमें टेम्परेरीली अस्थायी तौर पर बाल भवन के अंदर जगह दी है मीटिंग करने के लिए, जिसका मैं प्रधान हूँ वरिष्ठ नागरिक का, हरियाणा सिविल पेंशनर्स का, स्टेट बॉडी करनाल हरियाणा सिविल पेंशनर्स का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। वहाँ भी मेरा चक्कर लगता रहता है। अब भी 28 नवंबर को वहाँ मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया हुआ है। जब पेंशन की कोई समस्या आती है तो मैं अपने लेवल पे करता हूँ। वरिष्ठ नागरिक की कोई आती है, अब 5-7 वरिष्ठ नागरिकों के केस, एक आध मैंने मकान खाली करवा दिया, दूसरी की डेथ हो गई और न्याय नहीं मिला, यानी कि एसडीएम उसका वो था, उसके फाइल लगी हुई थी, उसकी डेथ होगी उससे पहले वो फैसला होने से। अब एक प्लाट का है, 86 ईयर्स लेडी है, उसकी प्लाट के ऊपर कब्जा हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 12 जुलाई को उनकी दोषियों की जमानतें भी हो चुकी हैं। उसको तारीख जो दी कोर्ट ने दिसंबर की, अभी फिर मैंने 4 तारीख को इसी महीने मिल के उस कोर्ट को अप्लाई किया। मैं जी वो बेड पे है, 86 वर्षीय, उसको न्याय कब मिलेगा? अर्ली हेयरिंग और डिसीजन के लिए तो उसकी आज तारीख भी थी, लेकिन वो जज साहब छुट्टी पे थे। अब 27 तारीख को देखो क्या बनता है उस केस में। सेठी जी, आपने देखा होगा कि फतेहाबाद हिसार से जब हम इधर आते हैं और राजस्थान सिरसा, डाववाली, एलनाबाद, राजस्थान तक, गंगानगर तक अगर मैं कहूँ तो अरोड़ा बिरादरी और पंजाबी समुदाय बाहुल क्षेत्र है, या हम यूँ कहें कि पानीपत क्षेत्र में है, और बाकी उसके बाद फतेहाबाद से लेके गंगानगर तक आप अरोड़वंश दिग्गज भी हैं। तो जो सिरसा बेल्ट में गंगानगर तक अरोड़वंश बिरादरी और पंजाबी बिरादरी में प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के यहाँ शादियाँ होती हैं, ऐसा फतेहाबाद में मुझे कम महसूस होता है। इसका क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं है जी, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदारियाँ सारी फतेहाबाद, रतिया, सरसा, डावाड़ी, मलोट, अबोर और गंगानगर, हनुमानगढ़ भी। लेकिन हमने आज तक महसूस नहीं किया है अभी कोई हमारे के अंदर वो है, मनमुटाव है। शादियां भी बहुत हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद अबोर मैरिड हूँ 1970 से, मतलब
मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। अरोड़ों बिरादरी और पंजाबी समुदाय। हाँ, पंजाबी समुदाय, क्योंकि इससे पहले हम इनको जो है ना रोड बरादरी वो दूसरे वे से लेती थी। अब बात आ गई कि वो कहते हैं कि हमारा जन्म आज़ादी का फतेहाबाद का है, इसलिए रिश्तेदारियों में कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले था कि भाई आप वहाँ से माइग्रेट होके आए हो, लेकिन आफ्टर जो आज़ादी है उसके बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी यहीं का लोकल है, चाहे वो कोई किसी कास्ट का, वो पंजाबी कहलाते हैं। और आजकल बल्कि रोडे भी अपने आप को पंजाबी कहलाने लग गए हैं। आप 75 वर्ष की उम्र में भी बहुत ज़्यादा यंग की तरह काम करते हैं। यूँ कहूँ कि पूरा आप में जोश है, चाहे आप वरिष्ठ नागरिक की समस्याएं लोग देखते हैं, पेंशनर की सेवाएं देखते हैं, अरोड़न समाज की कोई बात हो, इलेक्शन हो, आप उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आपकी सेहत का और इसका क्या राज है? इसका राज, मैं ज़्यादा जो है पैदल घूमता फिरता हूँ, और मेरी एवरेज जो है ना 10 किलोमीटर तो जो सैर है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, यानी कि 6 घंटे मोदी की तरह सोता हूँ और मोदी से ज़्यादा काम करता हूँ। क्योंकि मोदी जो काम कर रहा है वो काम ऐसे कर रहा है कि जो पहले जितने भी बातें थी आज तक कोई भी वो कंपनी नहीं बिकी उनके टाइम में, जो इन्होंने अपना कर दिया है, चाहे वो रेल का है, चाहे रोडवेज का है, चाहे किसी बात का है। यानी कि मैंने कह रखा है, जब भी मुझे मीटिंग में बुलाता है, पिछले दिनों स्टेट बैंक ने मीटिंग में बुलाया मेरे को, रिटायरी ने, रोडबंस के अंदर। मैंने कहा जी 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो मैं सोता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ और सैर पे होता हूँ, जब मर्जी फ़ोन कर लो। लेकिन मेरे पास रात को 12 बजे के बाद भी पेंशनर के फ़ोन आते हैं कि मेरी पेंशन नहीं आई। मैं कहा सुबह उठते ही आपकी पेंशन डलवाएंगे। आपने अभी बताया कि आप 125 साल तक जिएंगे। आप किस प्रकार से दावा करते हैं कि या किस आधार पर ये कहते हैं कि मैं 125 साल तक सेवा करूँगा? मेरे को कॉन्फिडेंस है, भगवान का आदेश मिला हुआ है कि बेटा सेवा कर, 125 साल तक सेवा करता रहे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद फुल कॉन्फिडेंस। किसी ऑफिसर से मिलना हो, डीसी से, उपायुक्त से, एसपी से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से। अब मंगलवार को प्रोग्राम था वहाँ एमएम कॉलेज के अंदर, वहाँ वरिष्ठ नागरिक उन्होंने, मैडम ने कहा भी आप 40-50, मैं कहा जी इकट्ठे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता दुग्गल का प्रोग्राम होता है, मदन बांसल जी करते थे, तो मेरे को तो वो फ़ोन पे कह देते थे इतने आदमी वहाँ इकट्ठे करने, मैं कर देता था। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे को कोई इनकार नहीं करता किसी काम के लिए भी, ना कोई बैंक वाला करता। मेरी पर्सनल कोई समस्या नहीं है, जहाँ जाता हूँ मैं किसी ऑफिसर के पास, मेरी ये समस्या कोई भी नहीं है। मैं पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। 2005 के रिटायरमेंट के बाद मैंने ये ठान ली। कई स्कूलों से ऑफर आई, कहते 50,000 दे देंगे आपको, आपका नाम चलेगा, गाड़ी के पैसे भी पेट्रोल के देंगे। मैंने कहा मैंने नौकरी नहीं करनी। कल ने क्यों नहीं करनी? 50,000 रुपये। मैं कहा मेरे को अच्छे नहीं लगते, मैं सेटिस्फाई हूँ। 79 के बाद मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई। किसी ने वैसे कोई गाइडेंस लेनी है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिना फीस के। तो मेरे पास इवन एडवोकेट भी मेरे साथ कई बार डिस्कस करते हैं। मेरे पास अथॉरिटियाँ भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, केसेस के फैसला करवाने के लिए। नॉलेज है मेरे पास वकील से ज़्यादा, लेकिन मेरे पास बार का लाइसेंस नहीं है। अदरवाइज तो मैं हाई कोर्ट का जज रिटायर होता हूँ। आपकी कॉन्फिडेंस फुल है मेरे को। इसी कॉन्फिडेंस के कारण आप कह रहे हैं कि मैं 125 साल का। चलिए हम आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करते हैं। आपने लगभग 36 वर्ष तक हाँ जी शिक्षा विभाग को दिए, और आपकी मिसेज भी शिक्षा विभाग से जुड़ी रही। तो उस समय और आज के समय में गुरु शिष्य के जो रिश्ते थे, आज आप देखते हैं कि शिष्य उतना सम्मान नहीं करता, और उस समय शिष्य
बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, डरते थे। इन रिश्तों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क ये है जी, हमने जो है कभी पीरियड खाली नहीं छोड़ा। अब वर्तमान में क्या सिस्टम है कि कोई परवाह नहीं करते। कुछ तो ये है कि हमारे टाइम में एक मेरे पास उदाहरण है, आज भी वो मुझे बच्चा मिला ट्रेजरी में, तो वो खुद सर्विस करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पैरी हाथ उसने लगाए, तो मैं कहा जसवंत का बेटा है? कहा हाँ जी। तो जसवंत जो है वो एमसी भी रहा है, पीडोडी में था, वो मैं बॉयज़ स्कूल में था। वो उसको छोड़ के गया कि इसको पढ़ाना है, बंदा बनाना है। मैंने कहा अभी उलामा लेके आ गए तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना, नहीं तो पंखे से भी टांग दूंगा। तो हमारे ज़माने में पढ़ाने का और वर्तमान में वो डरते हैं, अध्यापक डरते हैं बच्चों से कि बाहर निकलते ही पकड़ लेंगे। ये हालात ऐसे हो चुके हैं। अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर है लीला कृष्ण बजाज, वो मेरा भी पढ़ाया हुआ है। शैलन भास्कर बॉय स्कूल में था जब मैं वहाँ एसएस मास्टर था। अब कहाँ पहुँचा हुआ है शैलन भास्कर। यानी कि कोई एसडीएम, कोई आईएएस, कोई एससीएस निकले हुए हैं हमारे टाइम के। निकल आप भी रहे हैं, वो अपने प्रयास से निकल रहे हैं। मान सम्मान की बात है, हमें आज तक पूरा सम्मान मिलता है। क्यों? कि हमने पढ़ाया है, अपने बच्चों को भी पढ़ाया है और दूसरे बच्चों को अपने बच्चे समझकर पढ़ाया है। अब राजेंद्र चौधरी काका हैं, वो तो गुरुजी नमस्कार। और एक ऐसा भी है जो वर्तमान का, वो उलामा देता है कि सेठ साहब ने मेरी नमस्ते नहीं ली, और वो गवाह है साथ में। अब आप मेरे साथ हों, आप तो मुझे नमस्ते बुला के कहो, चाहे पैरी हाथ लगा लो, और आपके साथ कोई और हो और वो घर जाके मेरे को सेठ साहब ने नमस्ते नहीं ली। बताओ, ऐसे हालात हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप फतेहाबाद की शिवपुरी से एक मैं आपको कहानी और बता दूं कि बॉय स्कूल में एक हमारे साइंस मास्टर राजकुमार जी थे, अब तो डेथ हो चुकी है, कि बात इम्प्रेशन की बताता हूं। तो रोड में धर्मशाला के पास 30-40 बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, पुरानी बात है। तो उन्होंने, किसी ने देख लिया, वो कहने लगे जी सेठी साहब आ रहे हैं। एक भी नहीं वहाँ नज़र आया। तो मतलब था कुछ शुरू से ही इम्प्रेशन। मिसिज नलिनी मेमानी जो डॉक्टर की मिसिज थी यहाँ, अब डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुई हैं, वो केमिस्ट्री की लेक्चर रही हमारी कोलीग। तो वो उनको कई केमिस्ट्री लैब के पास रिमार्क्स किया, कस दिया बच्चों ने। मैं खड़ा था हाजिर लगा के स्टाफ रूम के आगे, तो वहाँ वो कहने लगे सेठ साहब यूँ बात है, मगर आप अटेंडेंस लगाओ और मेरे साथ चलो। 4 लड़के थे, उन्होंने देख लिया भी सेठी साहब आ रहे हैं, पहले ही आज के बाद नहीं करेंगे, पहले ही हाथ जोड़ने लगे। मैं कहाँ के हो? कहन जी बोथन के। चौधरी बंसी लाल का ठेका ले लिया क्या तुमने? कहा जी हमारे घर ना बताइयो। यानी कि उनको तो रिमार्क्स कर रहे हैं यार, मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने, हमारी माफ़ी दे दो। ये स्टेटस रहा है बॉय स्कूल के अंदर। जब मैं एपीसी था, आईएएस ऑफिसर की आपको बात बताऊं, मिस्टर CR राणा थे एडीसी, वो चेयरमैन थे अकाउंट्स के। उस साल हमारे पास 75 लाख अमाउंट आया था स्कूलों को बांटने के लिए, बिल्डिंग के लिए। मैं फाइन लेके जाता, क्योंकि चेयरमैन वो थे, उनकी अनुमति के बिना हम ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते थे। वो फेंक देते थे। चौथी बार मैंने कहा सर बाज़ार में एडीसी तो मिलेगा नहीं, दस्तखत आपके होंगे, जब बुलाओगे तब आऊँगा। मैं ऑफिस पहुँचा नहीं, उससे पहले जाखड़ साहब डीओ कम डीपीसी थे, उनके पास फ़ोन आ गया, सेठी को मेरे रेजिडेंस से भेज दो। उसके बाद वो लाइन पे चलने लग गए। उनको पता लग गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। मैंने कह दिया 4 बच्चे हैं जो सैलरी मिलती है, बच्चों को पालने के लिए मिलती है, ये साइड फाइल पे साइन करवाने के लिए नहीं मिलती। यानी कि आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसी भी मेरी मीट हुई है। सेठ साहब, आपने अभी दास्तान ज़िंदगी में
चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, आपने पूरी बेबाकी से हमें जवाब दिया कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। क्या इसी बेबाकी के कारण, दबंगता के कारण आपका हौसला बुलंद है, या यूँ कहूँ भाई आप शुरू से ऐसे रहे हैं? मैं शुरू से ऐसे की बात ये है कि अधिकारियों को मेरा पता है कि ये किसी काम से आया तो अंडर लॉ आया है, मेरे को कानून की नॉलेज है। कोई काम सही है उसके लिए मैं जाता हूँ अधिकारियों के पास, अदरवाइज मैं जाता नहीं। अब कई बार आके कह देते हैं मेरी पेंशन चालू करवा दे, जन्म तिथि का प्रूफ दो। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी का भी जन्म तिथि का रिकॉर्ड अगर वो स्कूल में गया है तो वो मैं SLC लेके दे सकता हूँ स्कूल छोड़ने। मेरे पास एक उदाहरण भी है, एली सदर में हमारे ड्राइंग मास्टर होते थे बंसीलाल जी, अब भी हैं। वो कहना मेरी मिसिस का सर्टिफिकेट जारी करवाना है। कहाँ पढ़ती थी? कहना जी एली सदर में। साथ गए दोनों हम, जाते वो कहने लगे जी हमें तो रिकॉर्ड का पता नहीं, ये है वो है, बातें मारने लगे। मैंने कहा तुम एडमिशन ड्रावल दे दो मेरे को, मैं अपने आप ढूंढ लूँगा, सारे धंधे आते हैं मेरे को, मैं एडमिशन। तो वो क्या किया, मैंने लेके एडमिशन ड्रावल, मैं कहा इसका SLC बना दो। उन्होंने उसी टाइम बना दिया। मेरे को हर काम के लिए मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ, DSW को भी ये कहता हूँ, मैडम किसी को अगर जन्म तिथि का रिकॉर्ड चाहिए वो स्कूल गया हुआ होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी को गया हो। अब ज्ञानचंद हमारा पड़ोसी पुराना शोभोमाड़ा, कहना जी मैं तहसील वाले स्कूल में गया हूँ, वहाँ गया, उनसे एडमिशन डाल लिया और सर्टिफिकेट बनाया और उसको पेंशन चालू करवा दी। वैसे मैं जाता नहीं। अब कहते हैं जी मैं 60 साल का हो गया, तू पैदा हुआ रिकॉर्ड तो दिखा मेरे को। यानी गलत काम के लिए मैं किसी अधिकारी के पास या सिफारिश के लिए नहीं जाता। सेठ साहब, आप शिवपुरी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, आप मासिक दानी भी हैं। शिवपुरी में आपने पिछले का कितने समय से आप जुड़े हैं और क्या बदलाव आपने देखा है? मैं 2002 से जो मासिक दानी हूँ, और अब भी कोई फंक्शनल होता है प्रोग्राम तो मैं वैसे भी डोनेट करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ये मैंने नाम नहीं दिखाना कि मैंने सेठी ने इतना दिया या वो। कभी कोई बात होती है, सदेवा जी कह देते हैं मैं ये अपने को मशहूरी नहीं चाहिए, मैं सेठी मशहूर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, पहले भी कई बार बात हुई मेरी, मैंने कहा जी हम यहाँ जो SDM एक्शन वगैरह बैठते हैं, यहाँ एक मेला लगता था पशुओं का, ये सन 60 की बात है, 1960 की। तो उस समय मैं यहाँ सारे अपने चने वगैरह काट के ले आके यहाँ डेयरियाँ, उस टाइम ये बिल्कुल उजाड़ थी। उसके बाद थोड़ा बहुत होता रहा डेवलपमेंट राज गुसाई के टाइम में या नहीं, लेकिन जो अब डेवलपमेंट हुई है वो पहले कभी ऐसी नहीं। डेवलपमेंट ज़्यादा तो जो हुई है सुनील सदेवा जी जब से सेक्रेटरी बने हैं उस समय से स्वर्ग बना दिया। पहले हम सरसा को मानते थे, हम जाते थे वहाँ तो फटेला साहब की वो देख के डेवलपमेंट, उसने खुद ने भी काफ़ी किया हुआ था। ये इन्होंने तो मेरे को कोई घर छोड़ा ही नहीं है सचदेवा जी ने, और ना कोई इनको इनकार करता। मेन तो ये है ना, जहाँ भी ये चले जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं कुछ ना कुछ। जैसे आप में कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही आप फतेहाबाद के बुजुर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक परिषद के प्रधान हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके भी आप जिला प्रधान हैं, तो सभी 60 वर्ष से आयु के ऊपर को और नौजवानों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो ये है कि मैंने कह रखा है कि सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, रात के 11 बजे तक आप मुझे कभी भी फ़ोन करके, मीटिंग में फ़ोन भी देता रहता हूँ, कोई मांगता है मेरे को वहाँ बुला लो, मैं आपके घर पहुँचूँगा। किसी को कोई सब्ज़ी लाने में दिक्कत है वो भी मैं ले आके देने के लिए तैयार हूँ, कोई चल नहीं सकता। वरिष्ठ नागरिक तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ भी अगर किसी को दूध चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, कोई और आइटम चाहिए, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं आधी रात हाजिर हूँ। और जवानों के लिए तो मैं फिर आपको पता ही है क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश है वो युवाओं को? मेन ये है कि बुजुर्गों को तो मैंने बता दिया आपको संदेश का भी, मैं 24 घंटे बुजुर्गों के लिए हाजिर हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं हाजिर नहीं हूँ। तो आपके वो भी आपकी तरह कैसे चुस्त और दुरुस्त रहें?
वो उनको मीटिंग में समझाता हूँ, खुश रहो, आबाद रहो और फतेहाबाद रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है कोई डिपार्टमेंट से, पड़ोसी से, इवन उनको कह रखा है अगर आपको कोई सिटी SHO से फ़ोन आता है तो आप वहाँ जाने के बजाय मेरे को कॉल करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं वरिष्ठ नागरिक के लिए कि वो थाने के अंदर नहीं बुला सकते। ये बात मैं समझाता हूँ। कई बार बैंकों में वरिष्ठ नागरिक खड़े होते हैं तो मैं कहता हूँ भी आप पेमेंट इधर आके ले लो, जमा करानी है तो इधर आके, तो वो खुद ही कह देते हैं कोई नहीं, जब बारी आएगी तो फिर उसका मेरे पास कोई आला नहीं है। और युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश यही है कि बुजुर्गों का सम्मान करो। बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं मांगते, उनके पास कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार दे रही है, उसमें भी गुजारा चल सकता है। अब कोई कप्पल केस है, बुजुर्ग 5,000 मिलते हैं, उसी हिसाब से उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन उनको तंग ना करो, उनको घर से बाहर ना निकालो। यानी कि एक्ट भी बना हुआ है इस पर्पज़ के लिए कि बुजुर्गों का मेंटेनेंस भी वो ले सकते हैं आपसे। ये मैं उनको समझाता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि मैं जो है थारे से मेंटेनेंस एक्ट ले सकता हूँ, क्योंकि एक बार हाई कोर्ट के जज का भी डिसीजन आया था कि इसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम का नहीं है। मेरे पास कई अथॉरिटियाँ हैं कि वो तो पेंशन लाख रुपए ले रहा है जी, उसको क्या ज़रूरत है मेंटेनेंस की। दैट इज़ ए राइट एज पर लॉ, ना ले वो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मैं क्लेम डालूँ मेरे को मिलेगा। कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो उसको मैं दिला सकता हूँ। वरिष्ठ नागरिक को बच्चा कोई तंग करता है, बहू तंग करती है, उसका मकान भी खाली करवा सकता हूँ। अगर रजिस्ट्री भी करवा दी तो भी खाली करवा सकता हूँ। मेरे पास अथॉरिटी है, हरियाणा गवर्नमेंट की गजट नोटिफिकेशन भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी। अब पिछले दिनों एक बात हुई अपने SDM साहब थे कुलभूषण जी बांसल, तो वो भी कई बार कहने सेठ साहब टाइम लगता है। मैं जनाब टाइम इस मामले में टाइम नहीं लगेगा। कहने जी क्या करें बताओ, क्या करें, आप उसको फॉलो करो जो मैं कहता हूँ। मैंने उनको नोटिफिकेशन की कॉपी दी भी इतने दिन के अंदर। अब सरकार की तो हिदायत है कि पुलिस डिपार्टमेंट हर वरिष्ठ नागरिक का हिसाब किताब रखे, उसकी कोई तंग है तो उसकी रिपोर्ट भी सरकार को भेजे। लेकिन आज तक पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी ने आके पूछा नहीं है भी वरिष्ठ नागरिकों तुम्हारा क्या चल रहा है। मीटिंग के अंदर मैं बुलाता हूँ SP या DC को, वो भी आते हैं, अपना संदेश दे के चले जाते हैं। पंचायती फैसला सिरमत से पतनाड़ा वहीं। कई बार थाना रोड की बात आई। अब आज मैं जो है वो CGM को लिख के दे के आया हूँ, क्योंकि मंगलवार को MM कॉलेज के अंदर मेरे को बताया गया था किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख के दे दीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। तो मैंने आज सामूहिक समस्याएं लिख के दी कि बिगड़ चौक के अंदर जो ट्रैफिक है वो ठीक नहीं है, कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते। 6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते। 2 गार्ड वाले बैठे रहते हैं, होम गार्ड के, वो वहाँ बैठे मोबाइल पे लगे रहते हैं। जब कोई ज़्यादा रश हो गया उस टाइम बीच में आके वो करते हैं, अदरवाइज। तो आज जब मैंने यहाँ गया CGM के पास डॉक्टर सविता कुमारी, तो देवेंद्र शर्मा से मुलाकात हुई। वो कहने मैडम चंडीगढ़ में हैं, जो आप ये समस्या लिख के दे के जा रहे हो, हम मंडे को इसको फॉलो करेंगे। कहने लगा हम खुद देख चुके हैं ये स्थिति कि बिगड़ चौक की कि वो होमगार्ड वाले हैं वहाँ बैठे हैं, अपने ठाठ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। जब मैडम की गाड़ी आई उठ के बाद के आ गए। तो बपली को क्या समझेंगे वो। जब एक SDM CGM DJ टप रहा है उस टाइम तो वहाँ बैठे हैं वो। तो इस बारे में कहने हम SP से उपायुक्त महोदय सारी जो समस्याएं लिख के दी हैं, बिगड़ चौक की, थाना रोड की, हंस मार्केट की, पैदल यात्री नहीं गुजर सकता। मैंने एक बार अपने डॉक्टर हरदीप सिंह जी उपायुक्त महोदय थे, हमारी मीटिंग में आए, बुलाया हमने, तो उनको बस एक ही बात कही थी। उस समय PC शर्मा जी प्रधान थे, लेकिन मैंने एज ए मेंबर खड़े होकर बात कही, जनाब आप जवाहर चौक में पहुंच के
गाड़ी वहाँ छोड़ दे, तो पैदल जवाहर चौक से लेके फुआरा चौक तक जाना है। फिर उन्होंने भाषण में क्या कहा, सेठी साहब सारा कुछ आता है मुझे, खाली भी करवा सकता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल दबाव होता है। एक केस ऐसा आया कि मकान खाली करवाने की डीसी को पावर थी, फाइल रखी रतिये का केस था सरदारों का, तो वो जाने के बाद वहाँ से आर्डर किए, ट्रांसफ़र जब हो गए उसके बाद कापी भेजी वैकेट कराने के लिए। यानी कि यहाँ उपायुक्त रहते हुए उनकी हिम्मत नहीं हुई। फुल्ला साहब का फ़ोन आया जी, सीएम का फ़ोन आया जी, मैं कहा फिर डीसी आपको लगा रखा है तो उनका फ़ोन सुनने के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो कोई अहमियत नहीं है। यानी कि मेरी बहुत हर एक डीसी से मुलाकात होती रहती है, वो आते भी रहते हैं बाल भवन में भी, और लोहड़ी का फंक्शन मनाते हैं हम डीसी के बाद साथ, अच्छा वो मतलब देते हैं, मान सम्मान, मेरे को वैसी बात नहीं है। अब कईयों की शिकायत ये है कि हम जाते हैं डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई पानी नहीं पूछता, कोई चाय नहीं पूछता, तो मैं कहता हूँ वो तो अपना अपना फेस इंडेक्स है। मैं तो जाता हूँ, मेरे को तो कहते हैं बैठो, चाय मंगवाते हैं, लेकिन वो तो आप पे अगर कुछ नहीं है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया बैंक का कि एक लाइन में खड़ा है, मैं आ जाओ कोहली साहब मैं दिला देता हूँ, कल यहीं जब बारी आई ले लेंगे, तो फिर उसमें सेठी क्या कर सकता है। बिजली बोर्ड की बात आई, लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो लगा रखा है राउंड, वहाँ लिखा भी हुआ है, तो मैं जाके वो साइड पे बिल देने लगा, तो वो यंग एज के बॉय, अंकल जी पीछे आ जाओ, मैं किससे बात कर रहा है, तुम गलत लाइन में खड़े हो। वो अंदर वाला कहने लगा जी ये तो पागल है साले, ऐसे कहा उसने, ये तो पागल है, आप बिल दो मेरे को। मैं कहा ये स्टिकर किसके लिए लगा हुआ है, तुम गलत लाइन में खड़ो, मैं सही लाइन में हूँ, सबसे आगे जो दे रहा हूँ। उसके बाद कोई नहीं बोला, बिल दे दिया मैंने। ऐसे डीआर नारंग हमारे हैं, एसडीओ बिजली बोर्ड के रिटायरी, वो भी वरिष्ठ नागरिक के मेंबर हैं, वाइस प्रधान भी बना रखा है हमने। वो भी कई बार शिकायत करते हैं जी हमारी ये नहीं होता, हमारे वहाँ थारे में दम को नहीं होता, कैसे नहीं। तुम जाते हो, मान लो तो तुम बच्चों वाली लाइन में खड़े हो गए, तुम्हें अकल नहीं है, वरिष्ठ नागरिक हो, तुम अपनी साइड पे जाके खड़े बिल दे दो। लेटर कितने बारी, अभी मैंने 2 जुलाई को लेटर वर्तमान डीसी से जारी करवाया कि इनको प्राथमिकता के आधार पर काम इनके निपटाए जाए, मान सम्मान दिया जाए। एलडीएम को भी भेज दिया, सारों को मेल भी डलवा दी। उसके बाद भी अगर कोई वरिष्ठ नागरिक सेटिस्फाई नहीं है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे 75 वर्षीय युवा, कहूँ तो बहुत अतिशोक्ति नहीं है, एक बार पुणे में ये बात दोहरा रहा हूँ, हरबंस लाल जी सेठी। इन्होंने 125 वर्ष जीने का दावा किया है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हर समस्या का मैं समाधान करवाता हूँ, पैदल चलता हूँ। तो इनकी लंबी उम्र की कामना के साथ सेठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, हमें टाइम दिया और हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।